Hello students, we are studying about the organozinc compound. In previous lecture I told the preparation of organozinc compound, in which lecture I told that when trialkyl aluminum on reaction with zinc chloride, then organozinc compound can be formed. And in second method when alkyl iodide on reaction with zinc, then organometallic compound यानी कि organozinc compound can be formed. ठीक, that is the two preparation method of organozinc compound. Today's topic is properties of organozinc compound. आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोजिंक की प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक, तो होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होगा तो इसका मतलब क्या, कार्बन और जिंक बॉन्ड इसमें जरूर होंगे। एक चीज और जान लीजिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल का बॉन्ड मस्ट होता है। अब देखिए बात आती है मेटल, कौन सा मेटल लेते हैं, वही मेटल लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हमेशा कम होती है। मतलब मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए एज कंपेयर टू कार्बन, या कह सकते हैं मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए, या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो ओवरऑल बात समझ में आना चाहिए आपको कि कार्बन की वैसे ही मेटल को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में लेते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से कम होगी, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऐसे ही मेटल को लेते हैं तो उससे बनता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, देखो होता क्या, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनोजिंक की बात करते हैं अगर हम, तो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड में दो एल्किल ग्रुप होता है, एक जिंक, दोनों आपस में दो सिग्मा बॉन्डों से जुड़े होते हैं। ठीक, तो मतलब दो एल्किल ग्रुप और एक जिंक। तो होता क्या है कि जो जिंक सेंट्रल एटम होता है उस पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। जब sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इसका यह मतलब कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। ठीक, अभी हम आपको बताते हैं, चलिए पहले लिखिए इसको। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, द जिंक एटम इन दिस कंपाउंड, the zinc atom in these compound, the zinc atom मतलब Zn, zinc atom मतलब Zn, the zinc atom in these compound is in sp hybridized state, is in sp hybridized state, sp hybridized state. So geometry of ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनो जो जिंक होता है, सो ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड इज, सो ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड इज लीनियर, ठीक। जरा इस शब्द का मतलब से जो यहां लिखा गया है तो यही लिखा गया है, जैसे आपको तो पता है कि जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होते हैं दो एल्किल ग्रुप होते हैं, दोनों आपस में जिंक से जुड़े होते हैं। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन और इस एल्किल ग्रुप जिंक के बीच में होगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इस एल्किल ग्रुप और जिंक के बीच में होगा। तो एक चीज जानिए, यहाँ पे हम क्या बताए हैं कि इसका जो सेंट्रल एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है।
ठीक, जब ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा, लीनियर ज्योमेट्री। ये हम आपको कैसे बता रहे हैं इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन, इसको आप नॉलेज के रूप में याद कर सकते हैं या सीख सकते हैं। देखिए किसी का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है कि जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो उससे जुड़े कितने सिग्मा बॉन्ड टोटल है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और उसका जिसकी ज्योमेट्री निकालनी है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उस पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, जो उनका सम होता है वही हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है उस पे। ठीक, अगर इनका जो सम होता है, जब इनका सम 2 आएगा तो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर 3 आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 4 आएगा sp3, अगर 5 आता है sp3d होता है, अगर 6 आता है ठीक तो sp3d2, अगर 7 आएगा तो sp3d3। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 और sp3 तक होता है। डी ऑर्बिटल तो कार्बन में होते नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो केवल sp, sp2 या sp3 तक होगा। ठीक, ऑर्गेनिक, लेकिन ये सब कंडीशन इन ऑर्गेनिकों कंपाउंडों में होता है क्योंकि वहां पर डी ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस जिंक के बारे में देखते हैं। तो इस जिंक के बारे में अगर देखें तो जिंक पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है, अगर हम कह दें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिंक, जिंक का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 सिग्मा हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात आती है। देखो अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो क्या कुछ आता है, तो आप पाएंगे कि डी के जो 4s होंगे, जो s ऑर्बिटल होंगे उसमें 2 होंगे, और उसके इनर मोस्ट मतलब जो डी के बाद का s के बाद का जो डी ऑर्बिटल उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो कहने के मतलब कि इसका s ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है, और इस जो एल्किल ग्रुप के कार्बन के p ऑर्बिटल, तो मतलब इस बॉन्ड को बनाने में जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो 2 नए ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, दोनों s और 2 p, मतलब एक s p दोनों के कैरेक्टर होता है। तो जो 2 ऑर्बिटल बने उन दोनों ऑर्बिटलों को कहते हैं sp कैरेक्टर या sp ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे यहां देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसने हैं, 2। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसके 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 0 हैं, तो टोटल सम कितना आएगा 2। जब 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। बात ज्योमेट्री की अगर करते हैं, देखो अगर sp हाइब्रिडेशन लीनियर ज्योमेट्री, sp3 होता ट्राइगोन प्लेनर ट्राइगोनल, sp3 होता टेट्राहेड्रल। अगर ठीक sp3d होता है, क्योंकि आपको तो ऑर्गेनिक में यहां सीखना ही नहीं है। ठीक, इसके आगे होता है sp3 ऑर्बिटल होता है, क्या हो जाता है कुछ इस तरह का प्लेनर ट्राइगोनल हो जाता है, प्लेनर ट्राइगोनल sp2 का होता है, sp3 का टेट्राहेड्रल हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ज्योमेट्री आगे बढ़ती। अगर कोई सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। आप जब कभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे तो वहां बताया गया होगा ड्यू टू लोन पेयर एंड ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण शेप चेंज हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तो ओवरऑल यहां पर आपको यही देखना था जिंक एटम पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp। ठीक, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका सिमेट्री
इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों आता है, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड है और जिंक पे कोई लोन पेयर होता नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन सम 2 आएगा। 2 का मतलब होता है क्या, sp करेक्टर या sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो ये था कुछ। अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, आपको तो पता होगा कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा तो कार्बन और मेटल मस्ट होते हैं, कार्बन मेटल मस्ट होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और जिंक का बॉन्ड होगा। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में वही मेटल लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हमेशा कम होती है। ठीक, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ R2ZN, R2ZN। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, एक चीज और जान लीजिए, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन को कौन बनाया था, विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड। उसी तरह ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड को कौन बनाया था, एडवर्ड फ्रैंकलैंड। ठीक, एडवर्ड फ्रैंकलैंड, ये याद रखिएगा। ठीक, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो कोई भी ऑर्गेनोजिंक जो कंपाउंड होता है सबसे पहले वो नॉन पोलर होता है। ठीक, तो लिख लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये कैसे होते हैं, दे आर नॉन पोलर। कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होता है इसमें पोलरिटी होती नहीं है। ठीक, जब पोलरिटी नहीं होगा तो पोलर नेचर डेवलप नहीं हो पाता है। पोलर वहीं पर डेवलप होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कार्बन और जिंक के बीच निगेटिविटी लगभग 0 के बराबर होता है। एग्जैक्ट 0 तो नहीं होता लेकिन 0 के बराबर होता है। तो इसलिए इसकी पोलरिटी लगभग कैसी होती है, कोई पोलरिटी नहीं होती, 0 पोलरिटी होती ना, लगभग 0 होती, तो इसलिए कहा गया नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर होगा तो याद रखिएगा कि इसका मतलब इसमें जो पोलर रिजल्टेंट पोलर या तो 0 होगा या तो पोलर बॉन्ड ही नहीं होंगे। ठीक, ये बात। अब दूसरी बात अगर इसमें लिखें, दे आर लो बॉइलिंग लिक्विड, मतलब कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। चलिए इसको लिखिए, दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर लो बॉइलिंग लिक्विड, or low melting solid, or low melting solid। कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक, और आप तो पता होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप लोग इसको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कभी पढ़े होंगे, हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कब आती है, कोई चीज बॉइल कब होता है, जब कोई भी लिक्विड होता है, लिक्विड को जब हीट करते हैं तो उसके सरफेस पे वेपर बनता है। जब उस वेपर का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होता है तभी कोई चीज बॉइल होती है। मतलब व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्ट exactly equal to atmospheric pressure, then that liquid start to boiling. At that temperature is known as boiling point of that particular liquid। ठीक, उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी सॉलिड होता है अगर वो प्योर है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टेम्परेचर पे उसकी ज्योमेट्री मेल्ट होने लगेगी, तो उससे कहते हैं, उस टेम्परेचर पे उस सॉलिड का कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अगर कोई भी सॉलिड है उसमें ढेर सारी इंप्योरिटी मिली हैं तो उसका जो मेल्टिंग का जो टेम्परेचर एक वाइड रेंज होगा, तो धीरे धीरे उसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे वो मेल्ट होगा। तो इससे ये पता करने का एक तरीका भी होता है कि पर्टिकुलर सॉलिड प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक, तो कहने का मतलब ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आर लो बॉइलिंग लिक्विड
ओ आर लो मेल्टिंग सॉलिड। थर्ड प्रॉपर्टी आप ये बताइए कि कोई भी ऑर्गेनो जो जिंक कंपाउंड होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, यानी कि दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर soluble in organic solvent। ठीक, अब ये अगर पहला पॉइंट अगर आपको अच्छी तरह पता होगा, तीसरा पॉइंट आसानी से अपने आप लिख सकते थे। देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो जनरली नॉन पोलर होता है, तो कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में। जब ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड नॉन पोलर है तो किस में घुलेगा? हमेशा नॉन पोलर में। और जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन पोलर। ठीक, जैसे अगर इसको आपको लिखना नहीं, थोड़ा सीखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे NaCl की बात करें, NaCl सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड पे निगेटिव, क्लोरीन पे निगेटिव, तो ये क्या होता है? ये पोलर मॉलिक्यूल हो गए कि नहीं? ठीक, ये पोलर। अगर इसको किस में घोल दिया जाए? वाटर में। अगर कहा घोलना है तो इसमें घुलेगा कि नहीं घुलेगा? इसमें H पे पॉजिटिव, OH पे निगेटिव। अगर इसमें घोलें तो आपस में एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं? सॉल्युबल। तो इंटरमिक्स सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ये भी पोलर हैं और दोनों पोलर हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पोलर हैं। ठीक, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट दोनों आप पोलर हैं तो सॉल्युबल हो गए। उसी तरह अगर कह दिया जाए, जैसे इसको R2Zn को किस में घोल दिया जाए अगर, तो ये कैसा होता है? नॉन पोलर। अभी आप पहली पॉइंट पढ़े थे, नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर है तो कहा जाए इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा, चाहे जैसे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जैसे घोला जाए तो ये कैसा? ये भी तो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। ईथर भी नॉन पोलर, तो इसमें क्या होगा? ये सॉल्युबल होगा कि नहीं? होगा सॉल्युबल, क्योंकि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर कह दिया जाए ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड R2Zn को कह दिया जाए कि वाटर में घोलिए, क्या ये घुलेगा? नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल होगा? क्योंकि ये कैसा होता है? नॉन पोलर है। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड नॉन पोलर है और वाटर कैसा है? पोलर। तो इसमें ये नहीं घुलेगा, जबकि देखो ये घुल जा रहे हैं, आपस में घुल जा रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर में घुलते हैं। ठीक, एक्चुअली पोलर कैसे घुलते हैं आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोलंबियन फोर्स पढ़े होंगे, वहां क्या पढ़े थे? ये सब चीजें लिखना नहीं है, इसको ये वाला पॉइंट एग्जाम्पल नहीं लिखना है। तो देखो कोलंबियन फोर्स में आपने क्या पढ़ा था? 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो जहां ये क्या था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब हर मीडियम का अपना एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 81 से 82, 81 से 82 होता है। माइका का 6 होता है। तो इसी तरह हर मटेरियल का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसका मतलब देखो कि अगर ये नीचे डिवाइडेड है तो मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 81 या 82, तो लगभग 82। जब किसी से 82 से डिवाइड करोगे तो इनके फोर्स बहुत कम हो जाएगा कि नहीं? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट होता है पोलर के लिए, क्योंकि फोर्स को लगभग 81 से 82 टाइम्स कम कर देता है। ठीक, तो ओवरऑल ये बात थी कब कौन चीज सॉल्युबल होता है किस में। ठीक, ये चौथे पॉइंट को आप देखिए, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो होता है हाईली इनफ्लामेबल होता है। कहने के मतलब कोई भी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो आसानी से जलने लगता है, फ्लेम के साथ बर्न हो जाता है। इसीलिए आपको सेकेंड मेथड में बताया गया था, जब एल्किल आयोडाइड का
रिएक्शन जिंक के साथ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक के साथ कराया गया था। एल्किल जिंक आयोडाइड मिलता था इंटरमीडिएट, उसका डिस्टिलेशन करते थे। डिस्टिलेशन CO2 मीडियम में करते थे। CO2 करता क्या है, ऑक्सीजन को सक कर लेता है, तो इससे इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट मीडियम जनरेट हो जाता है, जिससे उसकी यानी कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक, तो अगली प्रॉपर्टी आपको क्या लिखना है कि कोई भी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इनफ्लेमेबल होता है ना। और एक चीज याद रखिएगा, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से बर्न आउट होते हैं एयर में जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, मतलब लो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक, तो पॉइंट एक लिखिए, लो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आर हाईली इनफ्लेमेबल। लो ऑर्गेनो जिंक compound is highly inflammable आसानी से फायर को पकड़ लेते हैं, यानी कि आग आसानी से इसमें लग जाती है ना। लो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इज हाईली इनफ्लेमेबल इन एयर, एयर में आसानी से इसमें फायर पकड़ सकता है, आसानी से जलने लगते हैं। लो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इज हाईली इनफ्लेमेबल इन एयर and are therefore prepared and used in presence of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। ठीक, तो ये कुछ थी फिजिकल प्रॉपर्टी। लास्ट पॉइंट में आपको यही बताया था, जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले लो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होते हैं आसानी से कैच फायर हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इनकी आसानी से बर्न आउट होने लगते हैं। तब पर भी इनका जब यूज करते हैं या जब कभी बनाते हैं या स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो मीडियम CO2 उसमें भर लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, इसमें आग नहीं पकड़ पाती, आसानी से कैच फायर नहीं होते, आसानी से जल नहीं पाते, तो ये वहां पर स्टेबल बने रहते हैं। ठीक, तो ये कुछ थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है, कहीं डाउट होता है, तो देन यू कैन कांटेक्ट मी। आप कहीं भी कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, अपने टॉपिक से रिलेटेड या केमिस्ट्री से कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। ओके, तो अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड R2ZN। ठीक, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। बस आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।